हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू सेशन जहां आज हम लोग पावर इन एसी सर्किट पढ़ेंगे। आई होप आपने लास्ट टाइम के वीडियो को देखा होगा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। और आपका कोई भी डाउट हो या फिर थ्योरी हो या फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, वो मैं वीडियो के लास्ट के 5 मिनट्स में एक्सप्लेन किया करूँगी। ओके, तो अब हम लोग मूव करते हैं कि एक्चुअली इलेक्ट्रिकल पावर होता क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, उसका इन्वेंशन किसने किया था? थॉमस एडिसन ने। ठीक है, उन्होंने ही 1882 में न्यूयॉर्क में फर्स्ट इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट ओपन किया था, जिससे क्या प्रोवाइड होता था? इलेक्ट्रिसिटी टू 59 कस्टमर को। ओके, याद रखना। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट किसने ओपन किया था? हमारा थॉमस एडिसन ने ही किया था, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाता था 59 कस्टमर को। और कहाँ किया गया था? न्यूयॉर्क में। ओके, तो अब हमारा इलेक्ट्रिकल पावर होता क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर होता है रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। मीन्स कि जैसे कि हम जानते हैं कि पावर क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट होता है। ओके, तो वोल्टेज हमारा ये क्या होता है? डी डब्ल्यू बाई डी क्यू होता है। और आई क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी होता है। ठीक है, ये डी क्यू कैंसिल हो गया, तो यहाँ से पावर हमारा क्या आ गया? डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो ये हमारा क्या हो गया? यही तो हो गया ना, रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। ओके, ठीक, अभी जो मैं चीज़ बताई हूँ वो वही चीज़ है। अब जैसे कि ये फिगर जो है, अब इसमें क्या है? यहाँ V है, यहाँ R है, यहाँ करंट है और यहाँ P है। ठीक है, तो ये बस एक रिलेशन टाइप से दिया हुआ। अगर हमको सपोज V निकालना है तो V से हम कैसे निकालते हैं? R इंटू आई करके भी V निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमको पावर और करंट दिया हो तब V हम कैसे निकालेंगे? तब हम V निकालेंगे P बाई आई करके। ओके, अगर हमको पावर और रेजिस्टेंस दिया हुआ है तब हम V कैसे निकालेंगे? तब हम V निकालेंगे रूट अंडर P इंटू आर करके। वैसे ही अब ये है हमारा रेजिस्टेंस के लिए। सपोज हमको V और I दिया हुआ है तो हम रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? V बाई आई करके। अगर हमको V और पावर दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे? V स्क्वायर बाई P करके। और अगर हमको पावर और करंट दिया हो तब रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? P बाई आई स्क्वायर करके। ओके, अब सपोज करंट निकालना है और पावर और रेजिस्टेंस दिया हुआ है तब कैसे निकल जाएगा? रूट अंडर P बाई आर करके। अगर क्वेश्चन में पावर और वोल्टेज दिया हुआ है तब कैसे निकलेगा? P बाई वी करके। और अगर वोल्टेज और R दिया हुआ है तो V बाई आर करके। वैसे ही अब ये क्या है? ये पावर के लिए है, तो पावर निकालना रहे तो अगर वोल्टेज और R है तो V स्क्वायर R करके, करंट और R है तो I स्क्वायर R करके, और वोल्टेज और करंट है तो V इंटू आई करके। ठीक है, जनरली आप बस रिलेशन याद रखो, P इक्वल टू V इंटू आई और V इक्वल टू आई इंटू आई। ये दो रिलेशन से ये सारे फॉर्मूले आपके आ जाएंगे। ओके, अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, कितने तरह के पावर्स होते हैं? तो दो टाइप्स के पावर जनरली हम लोग जानते हैं। फर्स्ट क्या होता है? डीसी पावर और एसी पावर। ठीक है, अब डीसी पावर क्या होता है? डीसी पावर क्या होता है? हम लोग रेजिस्टेंस के थ्रू हम लोग पावर निकालते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के क्रॉस पावर निकालने के लिए हमारा ये फॉर्मूला हमें पता है, वी पी इक्वल टू क्या होता है? वी इंटू आई, जहाँ पे पी हमारा पावर है जिसका यूनिट क्या होता है? वॉट होता है। वी हमारा वोल्टेज है जिसका यूनिट वोल्ट होता है। और आई हमारा करंट है जिसका यूनिट हमारा क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, अगर कभी आपसे कोई पूछे कि अगर पावर का प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, तो जनरली लोग वॉट बोलेंगे कि हम लोग जानते हैं पावर तो वॉट ही होता है। नहीं, अगर आपको बोले कि प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, तो पावर का प्रैक्टिकल यूनिट हमारा होता है हॉर्स पावर, जो कि इक्वल होता है 746 वॉट के इक्वल। ठीक है, तो हमारे जो मशीन्स की रेटिंग्स भी, जो नेम प्लेट रेटिंग्स होती है, उसको भी देखना कि वो किस में हमारा मेंशन होता है? हमारा एचपी में ही मेंशन होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना कर जब भी कोई पूछे कि हमारा प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है पावर का, तो हमारा क्या होता है? वो एचपी होता है। ओके, अब हम बात करते हैं एसी पावर। ठीक है, एसी पावर्स को हम अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे क्योंकि डीसी पावर मैंने डीसी नेटवर्क के टाइम में एक्सप्लेन किया हुआ था। ठीक, तो अब एसी पावर क्या होता है? एसी पावर को भी हम लोग डिवाइड करते हैं
तीन टाइप में। फर्स्ट हमारा क्या होता है एक्टिव पावर, सेकेंड होता है हमारा रिएक्टिव पावर और थर्ड होता है हमारा एपरेंट पावर। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं एपरेंट पावर क्या है। तो एपरेंट पावर हमारा जो होता है यूजलेस पावर या आइडियल पावर। ठीक है, हमारा जो एपरेंट पावर होता है जैसे कि एस से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, तो हमारा कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, पी प्लस जे क्यू, ये हमारा रियल पावर होता है और ये हमारा रिएक्टिव पावर होता है। ठीक है, और इसका जो यूनिट होता है वो हमारा वोल्ट एम्पियर होता है। क्यों? क्योंकि एस जो हमारा होता है वो वी इंटू आई का कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, और इसी को हम लोग वी आर एम एस या आई आर एम एस के फॉर्म में लिखते हैं। अगर क्वेश्चन में आर एम एस, अगर ए सी की जब भी हम बात करेंगे तो पावर हमारा वहाँ आर एम एस वैल्यू ही होता है, तो इसको याद रखना। एपरेंट पावर क्या होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ये आपका 2019 में डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो अगर आर एम एस को हमको पीक में चेंज करना है तो हम ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं बेसिक्स में कि हम कैसे आरएमएस को पिक में चेंज करेंगे। तो आरएमएस को पिक में चेंज करने के लिए हमको क्या करना रहता है, हमें रिलेशन पता है वी आर एम एस इक्वल टू क्या होता है वी एम वाई रूट टू, वैसे आई आर एम एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आई एम वाई रूट टू। ठीक है, एक हमारा एपरेंट पावर का ये भी फॉर्मूला होता है एस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। जस्ट ये ना, अगर एस इक्वल टू पी प्लस जे क्यू हुआ, इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये यही तो आएगा ना पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं कि एक्टिव पावर क्या होता है। तो हमारा जो एक्टिव पावर होता है इसको हम लोग रियल पावर भी बोलते हैं, इसको हम लोग ट्रू पावर भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है जो हमारा एक्चुअली कंज्यूम्ड पावर या यूटिलाइज पावर होता है एसी सर्किट में। अगर कोई भी एसी सर्किट हम कितना पावर यूटिलाइज कर रहे हैं या कितना पावर एक्चुअली वो कंज्यूम कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिव पावर या फिर रियल पावर। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट वाट होता है, किलो वाट या मेगावाट। किलो और मेगा तो जस्ट एक रेंज होता है, लेकिन अगर पूछे कि हमारा पावर का यूनिट क्या होता है तो वो वाट होता है। ठीक है, वैसे ही एक्टिव पावर क्या होता है इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं और ये होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ठीक है, वी आर एम एस आई आर एम एस पता है क्या होता है कॉस फाई। फाई हमारा क्या है, फाई हमारा हो जाता है एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट। ठीक है, वोल्टेज और करेंट के बीच में कितना एंगल है वही हमारा फाई है। ठीक है, एंगल कैसे फाइंड किया जाता है वोल्टेज और करंट के बीच में ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। और थर्ड है आपका रिएक्टिव पावर। तो अब रिएक्टिव पावर क्या होता है, हमारा रिएक्टिव पावर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं और इसका जो यूनिट होता है वो वोल्ट एम्पियर VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होता है। ठीक है, और ये जो पावर होता है वो बोथ डायरेक्शनल में होता है। इट मीन्स बोलने का मतलब है कि हमारा Q पॉजिटिव भी होगा और Q हमारा निगेटिव भी होगा। ठीक है, ये क्या होता है इसका फॉर्मूला वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू साइन फाई, यहाँ कॉस फाई यहाँ साइन फाई। फाई हमारा क्या है एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट। ठीक है, और क्यू हमारा क्या है रिएक्टिव पावर और इसका यूनिट होता है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ठीक है, तो पी का पावर, पी का यूनिट क्या हो गया वॉट, क्यू क्या हो गया वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव और एपरेंट पावर एस का यूनिट क्या हो गया kVA। तीनों यूनिट याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आ गया हमारा पावर ट्रायंगल। ठीक है, पावर ट्रायंगल में हम लोग क्या करते हैं एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें हमारा तीनों पावर होता है। ठीक है, ये जो हमारा बेस है यहाँ पे हमारा क्या होता है ट्रू पावर जो कि होता है वी आई कॉस फाई। ये हमारा जो परपेंडिकुलर है यहाँ पर हमारा होता है रिएक्टिव पावर जो कि हमारा वी आई साइन फाइव होता है और इसका यूनिट वॉर है, इसका यूनिट किलो वॉट है। और ये हमारा एपरेंट पावर है जो कि हमारा वी इंटू आई होता है, इसका यूनिट हमारा क्या है वोल्ट एम्पियर है। अब ये इस ट्रायंगल से हम लोग निकाल सकते हैं कॉस फाई। अगर हम बोलेंगे तो कॉस फाई हमारा क्या हो जाएगा पी वाई एस ट्रू पावर बाई एपरेंट पावर। अगर हमको साइन फाइव निकालना है तो साइन फाइव क्या हो जाएगा क्यू बाई एस रिएक्टिव पावर बाय एपरेंट पावर। अगर हमको टेन फाइव निकालना है तो टेन फाइव हमारा क्या होता है साइन फाइव बाई कॉस फाइव, तो साइन फाइव बाई कॉस फाइव हमारा क्या आ जाएगा क्यू बाई पी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखना। अब पावर फैक्टर, पावर फैक्टर एक्चुअली होता क्या है, तो पावर फैक्टर हमारा होता है रेशियो ऑफ एक्टिव पावर बाय एपरेंट पावर मीन्स पी बाई एस। एक्टिव पावर में एपरेंट पावर में पी बाई एस। ठीक है, यहाँ एस होगा। ठीक,
अगर हम एक इम्पीडेंस के फॉर्म में बात करें कि पावर क्या होता है, कि हमारा कोई अगर इम्पीडेंस वाली सर्किट है तो उसमें पावर होता है हमारा R/Z। R हमारा रेजिस्टेंस है और Z हमारा इम्पीडेंस है, ठीक है। फाई क्या होता है, अभी बोलिए, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। कैसे निकालते हैं, एंगल ऑफ V माइनस एंगल ऑफ I करके हम लोग फाई निकालते हैं। अगर फाई पॉजिटिव आया इट मीन्स लैगिंग कर रहा है, अगर फाई निगेटिव आया इट मीन्स कि लीडिंग कर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे कंसेप्ट है पावर फैक्टर के, तो एक क्वेश्चन आते ही आते हैं SSC JEE में, ठीक। अब जैसे बोला जा रहा है कि अगर आपको एवरेज पावर, जो हमारा रियल पावर एक्टिव पावर है ना, उसी को हम लोग एवरेज पावर भी बोलते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए कि प्योर कैपेसिटर और प्योर इंडक्टर में एवरेज पावर कितना होगा, तब क्या बोलोगे। तो जैसा कि मैं पिछले ही वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हमारा जो प्योर कैपेसिटिव और इंडक्टिव होता है उसमें वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल जो होता है वो हमारा क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा फाई क्या हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। तो cos 90 कितना होता है, 0, तो पावर क्या आ जाएगा हमारा, 0। तो प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर दोनों के केस में हमारा पावर क्या आ गया, एवरेज पावर 0। लेकिन हाँ, हमारा इंडक्टर क्या करता है, लैग करता है, और कैपेसिटर क्या करता है, लीड करता है, ओके। अब 3 फेज पावर, अभी तक मैं AC सिंगल फेज पावर को एक्सप्लेन कर रही थी, अब हम 3 फेज पावर देखेंगे कि 3 फेज पावर क्या होता है। तो 3 फेज पावर जो हमारा होता है, ये हमारा क्या, 3 फेज हमारा क्या होता है, स्टार और डेल्टा दोनों कनेक्शन होता है, तो ये पावर दोनों के लिए वैलिड होते हैं, फॉर्मूला हमारा सेम होता है। बस हम अगर स्टार में अगर हम पावर को निकाल रहे हैं तो हमारा वहाँ क्या हो जाता है, वोल्टेज √3/V फेज हो जाता है, और अगर हम डेल्टा में निकाल रहे हैं तो वहाँ करेंट चेंज होता है √3 इंटू I फेज से, ठीक है। तो अब इसमें भी वही 3 पावर होगा, रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर और एपरेंट पावर। जब हम लोग एक्टिव पावर की बात करते हैं तो एक्टिव पावर क्या होता है, 3 इंटू V फेज इंटू I फेज इंटू cos फाई, ठीक है। तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि अगर फेज में याद करना है तो 3 इंटू V फेज I फेज cos फाई, अगर तुमको लाइन में याद करना है तो √3 VL IL cos फाई, ठीक है। रिएक्टिव पावर सेम, बस कॉस की जगह साइन, 3 V फेज I फेज साइन फेज, और अगर लाइन में याद करना है तो √3 VL IL साइन फाई, ये आपका हो गया रिएक्टिव पावर, ठीक है। एपरेंट पावर क्या हो गया, 3 इंटू V फेज इंटू I फेज, और अगर लाइन में जाओगे तो √3 VL IL, ओके। यूनिट इसका वाट होता है, इसका वही VAR, और इसका हमारा वोल्ट एम्पियर, ओके, ठीक। बाकी और हम लोग न्यूमेरिकल से सीखेंगे, ओके। तो अब हम लोग मूव करते हैं न्यूमेरिकल में। तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इफ़ एन AC सर्किट इज सप्लाई with an active power of 500 watt and reactive power 500 watt, then load power factor of circuit क्या होगा। अभी मैं पावर ट्रायंगल वाला बताई थी, तो उसमें पावर फैक्टर हमारा क्या आ रहा था, P/S था। एक्टिव पावर फैक्टर क्या था, एक्टिव पावर बाय एपरेंट पावर, और हमारा sin 5 क्या था, रिएक्टिव पावर बाय एपरेंट पावर, ठीक। ये तो आपका 2019 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। और 10 फाई हमारा क्या था, रिएक्टिव बाय एक्टिव पावर, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमको रिएक्टिव और एक्टिव दोनों दिया हुआ है, तो यहाँ से हम 5 निकाल लेंगे, तो यहाँ से हमारा 5 क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। हमारा क्योंकि 500 कैंसिल होकर 1 आएगा, तो 5 10 इनवर्स 1 हमारा क्या होता है, 45 डिग्री। तो cos 5, तो cos 45 कितना आ जाएगा, 1/√2। तो आपका आंसर क्या आ गया, D, ओके। पावर फैक्टर हमारा cos 5 ही होता है, ठीक। अब हम लोग मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। कैलकुलेट पावर फैक्टर ऑफ AC सर्किट इज हैविंग Z इक्वल टू 16 ohm। इफ 4 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू इट, देन एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन 200 वाट, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है, इम्पीडेंस दिया हुआ है जो कि है आपका 16 ohm, और एवरेज पावर दिया हुआ है जो कि है आपका 200 वाट, और आपको क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है 4 एम्पियर। निकालना क्या है, पावर फैक्टर। ऑप्शन क्या है, 0.68, 0.78, 0.88 एंड 0.98। ये आपका 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वोल्टेज क्या होता है, ओम्स लॉ से वोल्टेज इक्वल टू I इंटू आर, आर को हम लोग Z भी लिख सकते हैं, इम्पीडेंस में बात करते हैं तो आर की जगह Z हो जाता है, ठीक है। तो करंट दिया हुआ और इम्पीडेंस दिया हुआ, तो यहाँ से हमको वोल्टेज निकल जाएगा, 4 इंटू 16 कितना आ जाएगा, 64, ठीक है। और एवरेज पावर, पावर का फॉर्मूला क्या था अभी, VI
cos फाई, ठीक है। पावर आपको दिया हुआ है 200, वोल्टेज आ गया 64, करंट दिया हुआ है 4, तो यहाँ से आप पावर फैक्टर cos फाई निकाल लोगे तो cos फाई आपका क्या आ जाएगा 0.78। ऑप्शन क्या मैच कर रहा है बी, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन भी क्या बोल रहा है, आपको क्या निकालना है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर ऑफ द सर्किट हैविंग पावर फैक्टर 0.5 व्हेन द apparent पावर ऑफ सर्किट इज 80 वोल्ट एम्पियर। ऑप्शन है 48, ऑप्शन बी 69.6, ऑप्शन सी 78.3 और ऑप्शन डी 48। क्या निकालना है आपको, रिएक्टिव पावर निकालना है। ये भी 2018 का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको दिया क्या, पावर फैक्टर दिया है जो कि क्या है 0.5 है, तो यहाँ से फाई निकाल लो, तो फाई क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 0.5 जो कि क्या गया 60 डिग्री। और अभी मैं बताई थी कि साइन फाई क्या होता है रिएक्टिव बाई एपरेंट, तो यहाँ से साइन फाई भी बताई थी ना पावर ट्रायंगल में Q बाई S, ठीक है। तो यहाँ से Q आ जाएगा S इंटू साइन, तो यहाँ हमको S दिया हुआ 80 वोल्ट, 80 और साइन फाई 60, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 69.6। ओके, तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन बी, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन था 2018 में ही क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो उसमें क्या दिया हुआ था कि पावर फैक्टर आपको दिया हुआ था और यहाँ रियल पावर दिया हुआ था और आपसे एपरेंट पावर पूछा हुआ था। यहाँ क्या था, आपको एपरेंट पावर दिया हुआ था और रिएक्टिव पावर पूछा, यहाँ आपको रियल पावर दिया हुआ और रिएक्टिव पावर पूछ रहा है, ठीक है। तो वैसे ही करेंगे, पहले हम लोग फाई निकाल लेंगे, तो फाई हमारा कितना आ जाएगा 36.86, और हम जानते हैं कि 10 फाई इक्वल टू क्या होता है रिएक्टिव बाई रियल पावर, तो 10 36.86 इक्वल टू रिएक्टिव बाई 40, तो यहाँ से हमारा रिएक्टिव पावर आ जाएगा 30 वॉट। ओके, ये भी 2018 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए और आप फॉर्मूला आपको रिकॉल होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, अ डेल्टा कनेक्टेड 3-phase सर्किट हैज़ इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ 36 ohm in each phase. What is the value of per phase resistance in ohm of the equivalent star connected circuit? ऑप्शन ए 12, बी 36, सी 84 और डी 110। ये भी 2018 का ही क्वेश्चन है। बोल क्या कर रहा है कि आपका डेल्टा कनेक्टेड है, ठीक है। ये भी आ रहे, सपोज ये भी आ रहे और ये भी आ रहे, अगर इसको स्टार में कन्वर्ट कर दे रहे हो तब ये आर की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो अब हम देखेंगे, एक्चुअली स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन हमने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो को तो आप प्लीज़ वॉच करें। ओके, तो अब क्या स्टार कनेक्शन में क्या होता है, जो हमारा इम्पीडेंस जो होता है 1/3 ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ डेल्टा कनेक्शन होता है। बोलने का मतलब क्या होगा कि जेड स्टार इक्वल टू जेड डेल्टा बाई 3। यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि डेल्टा में पहले कनेक्शन किया हुआ, अब हमको करना है स्टार में, तब स्टार की वैल्यू क्या आएगी, तो डेल्टा का वैल्यू दिया हुआ था 36 ओम, ठीक है। तो 36/3 कितना आ गया, तो 12 ओम, ऑप्शन हमारा 8। अगर यही क्वेश्चन क्या बोलता कि हमको स्टार में वैल्यू दिया हुआ है और आपको डेल्टा इक्विवेलेंट निकालना है, उस केस में हमारा फॉर्मूला ये होता है जेड डेल्टा इक्वल टू 3Z। ओके, ये जब आपका रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस का वैल्यू सेम होगा ना, तब ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम नहीं होगी तो ये फॉर्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। बोलने का मतलब क्या है, अगर ये स्टार सपोज ये डेल्टा है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तब हम यूज़ करेंगे वो वाला फॉर्मूला, तो यहाँ से आई बाई स्टार हो जाएगा R/3। लेकिन अगर ये 2R है, ये R है, ये 3R है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला कंसेप्ट नहीं यूज़ करेंगे, फिर हम इसको डेल्टा टू स्टार में कन्वर्जन करेंगे और मैंने बताया हुआ कि कैसे निकालते हैं, उसके थ्रू फिर हम लोग उसका वैल्यू निकालेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एवरेज पावर इन वॉट
if a sinusoidal voltage applied across a series RC circuit is 20 sin ओमेगा टी, ये हमारा क्या है, वोल्टेज है 20 sin ओमेगा टी, और उसमें करंट फ्लो हो रहा है हमारा 10 sin ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री एम्पियर। ऑप्शन क्या है, ए 50, बी 60, सी 80 और डी हमारा क्या है 100। ये आपका 2018 का ही क्वेश्चन है। ओके, अब पहले हम लोग निकालेंगे फाई हमारा क्या, तो फाई हमारा क्या होता है, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट। तो एंगल हमारा, वोल्टेज का एंगल क्या है, कोई भी एंगल नहीं है, तो एंगल क्या हो गया हमारा 0, लेकिन करंट में एंगल कितना है प्लस 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल कैसे निकालते थे, अभी मैं बोली एंगल वोल्टेज माइनस एंगल ऑफ करेंट, तो 0 माइनस 60 कितना आ जाएगा -60, तो माइनस आने का मतलब क्या हो गया, ये लीड कर रहा है। ओके, तो हमारा पावर का फॉर्मूला क्या होता है, VRMS IRMS cos फाई। ठीक है, लेकिन यहाँ हमको क्या RMS के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, ये क्या होता है, अगर ये 20 साइन ओमेगा टी मतलब क्या हो गया, ये हमारा क्या है VM है। ठीक है, तो जब RMS को VM में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा VM/√2 और ये हो जाएगा IM/√2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा VM IN cos फाई 2। ठीक, तो इसमें वैल्यू पुट कर लो, VM कितना है 20, IM कितना है 10, तो 20 इंटू 10, फाई कितना है तो 60, तो cos फाई 2, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 50, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है 8। तो क्वेश्चन में अगर आप RMS के फॉर्म में दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, लेकिन अगर आपको ये इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करो कि P = VM IM cos फाई 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, लेकिन अब उसमें इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ था, और अब इसमें क्या है, वोल्टेज और करंट हमारा क्या है एम्पलीट्यूड के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो जब भी ये फेजर के फॉर्म में दिया रहे तो ये जो हमारा 10 है यही हमारा क्या होता है RMS वैल्यू ही होता है। 10 और 2 हमारा क्या है RMS वैल्यू ही है। ठीक है, निकालने क्या बोल रहा है, एक्टिव और रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि पहले फाई निकालेंगे, तो फाई हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज का एंगल माइनस करंट का एंगल, तो वोल्टेज का एंगल -15 है और करंट का एंगल क्या है 15, यहाँ से कितना आ गया -60, माइनस है इट मीन्स कि लीड कर रहा है। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाओ VRMS IRMS cos फाई, VRMS कितना है 10, IRMS कितना है 2, cos फाई कितना हो जाएगा cos 60, यहाँ से आपका P कितना आ गया 10 वाट। वैसे Q क्या होगा हमारा VRMS IRMS sin फाई, तो यहाँ से आपको आ जाएगा आंसर 17.32, ऑप्शन ए। ये भी आपका 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, कुछ लोगों को लगता है ये 10 और 2 था, ये हमारा RMS वैल्यू नहीं होकर के मैक्सिमम वैल्यू होता है, नहीं। तो ये चीज़ याद रखना, जब भी आपको इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे दिया हुआ रहे, ठीक है, तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू होता है, और इसके लिए हम पावर में निकालते हैं VM IM/2 cos फाई, और जब भी आपका फेजर के फॉर्म में दिया रहे तो ये जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है वही हमारा क्या होता है RMS वैल्यू होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, if the angular frequency of alternating voltage is omega, then the angular frequency of instantaneous real power absorbed in AC circuit is option A 2 ओमेगा, ऑप्शन बी ओमेगा, ऑप्शन सी 3 ओमेगा और ऑप्शन डी ओमेगा/2। ये 2 टाइम्स पूछा हुआ क्वेश्चन है 2013 और 17। ये डायरेक्ट 2 टाइम पूछा हुआ, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये अगर हम थोड़ा डाटा बेस की बात करें तो बहुत बार पूछा हुआ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, ये बहुत सारे एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछता है। ठीक है, इसका एक डेरिवेशन होता है, आप डेरिवेशन तो जनरली हम एग्ज़ाम में करते नहीं हैं, तो आप डायरेक्ट याद रखा करना। ठीक है, तो मैं अभी डेरिवेशन ही एक्सप्लेन करूँगी। सपोज आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज है VM sin ओमेगा टी, करेंट क्या हो गया IM sin ओमेगा टी प्लस 5, मतलब कि फाई एंगल से वो लीड कर रहा है। ओके, तो हम पावर जानते हैं क्या होता है V × I, V और I का वैल्यू पुट करोगे तो आपका ये जब इसको सॉल्व करोगे तो ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, अब क्या है, ये तो हम लोग जान रहे हैं कि हमारा रियल पावर है, एवरेज पावर है। अब इसमें क्या आ रहा है, इसमें हमें ओमेगा, देखो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है 2 ओमेगा से। ठीक है, तो यही पावर को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, जिसमें हमारा फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, 2 ओमेगा हो जा रहा है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा
टू ओमेगा। तो याद रखना कि द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ इंस्टेंटेनियस रियल पावर एब्जॉर्ब इन एसी सर्किट इज इक्वल टू 2 ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको डेरिवेशन करने की नीड नहीं, आप डायरेक्ट 2 ओमेगा रिजल्ट याद रखना। ओके, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब सेम क्वेश्चन देखो डाटाबेस में पूछा हुआ था 2013 में ही कि अ गीजर इज ऑपरेटेड फ्रॉम 230 वोल्ट 50 करंट 50 cycle per second means the frequency of instantaneous real power consumed by the geyser. First A 25 साइकिल पर सेकेंड, बी 50, सी 100 और डी हमारा है 150। 2013 का ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा फ्रीक्वेंसी क्या है 50 साइकिल पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी साइकिल पर सेकेंड मतलब फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में ही होता है और उसी का यूनिट साइकिल पर सेकेंड भी होता है, ठीक है। तो हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टेंटेनियस रियल पावर क्या हो गया 2 × 50 100। अभी आया था ना 2 ओमेगा, तो ये ओमेगा हमारा एफ ही तो होता है ना। तो ऑप्शन क्या आ गया यहाँ से सी। अब एक क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हमारा इंस्टेंटेनियस पावर वाला ही है कि अ सर्टेन आरएल सीरीज कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 50 हर्ट्ज सिंगल फेज एसी सप्लाई। इफ द इंस्टेंटेनियस पावर ड्रॉन वाज फाउंड टू बी नेगेटिव फॉर 2 मिलीसेकेंड इन वन साइकिल, द पावर फैक्टर एंगल ऑफ सर्किट मस्ट बी 9 डिग्री, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 36 डिग्री और ऑप्शन डी 45 डिग्री। ये आपका 2012 का क्वेश्चन है। तो अभी मैंने देखा कि इंस्टेंटेनियस पावर से फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज हो रहा था 2f से, तो हम एफ डेस इक्वल टू 2f कर लिए, तो एफ डेस हमारा क्या आ गया 100। अब जैसा कि हमको टाइम और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन पता है कि वो दोनों क्या होता है इन्वर्सली होता है, ठीक है। तो टी डेस यहाँ से क्या हो जाएगा t/2। अगर फ्रीक्वेंसी 2f हो रहा है तो हमारा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। और ठीक, अब ये क्या बोल रहा है एसी सोर्स है, ठीक है। एसी सोर्स है मतलब कि इसका टाइम पीरियड क्या है 2 है, तो 2π/2 कितना हो गया पाई। अब हमारा क्या था टी डेस हमारा क्या हो गया पाई हो गया। जैसे बोलने का मतलब ये हो गया कि अगर सपोज कोई, अगर ये हमारा एसी है जिसका हमारा 2π है, जब इंस्टेंटेनियस पावर आया, जब 2 ओमेगा बोलने का मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया। ओके, तो अब खुद देखो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया पाई हो गया ना, तो यही हमारा पाई आया। तो अब यहाँ से टी डैश क्या निकालेंगे, अब टी डैश ऐसे भी निकाल सकते हैं ना 1/f डैश करके। 1/f डैश कितना आया था 100, तो यहाँ से कितना आ गया टी डैश 10 मिली सेकेंड, ठीक है। तो 10, अब क्या करेंगे ये दोनों को इक्वेट कर देंगे कि 10 मिली सेकेंड इक्वल टू पाई, तो 1 मिली सेकेंड इक्वल टू π/10, तो 2 मिली सेकेंड इक्वल टू π/10 × 10, तो यहाँ से आ जाएगा π/5। इसको एंगल में चेंज करोगे तो आ जाएगा 36। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। ओके, ऑप्शन सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 10, टू साइनोसॉइडल ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड फेज डिफरेंस। और क्या किया गया उसको ऐड किया गया, तो रिजल्टेंट क्या होगा। बोलना क्या कर रहा है कि अगर हमारा 2 साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है, ठीक है, दोनों का एम्पलीट्यूड चेंज है, अगर सपोज ये 5 है तो ये 10 है, और इसका फेज डिफरेंस भी चेंज है। सपोज ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये 30 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, वो ऑप्शन दिया हुआ है कि सेम फ्रीक्वेंसी साइनोसॉइडल वेव फॉर्म ही रहेगा और सेम फ्रीक्वेंसी मिलेगा। साइनोसॉइडल ही तो रहेगा लेकिन डबल फ्रीक्वेंसी मिलेगा, साइनोसॉइडल ही रहेगा लेकिन फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगा, या फिर नॉन साइनोसॉइडल होगा, ठीक है। ये आपका 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम देख लें कि पहला वेव फॉर्म हमने लिया v1 = Vm sin ωt, सेकेंड को ले लिया Vm sin ωt 5, ठीक है। दोनों को ऐड करोगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या बोल रहा है सेम, इसीलिए फ्रीक्वेंसी इसमें भी ओमेगा इसमें भी ओमेगा है। चेंज क्या है फेज डिफरेंस, तो इसमें 0 फेज है, ये 5 है, और इसमें मैग्नीट्यूड भी मैंने सेम चेंज कर रखा है, ठीक है। तो जब तुम आप दोनों को ऐड करोगे ना तो कुछ ऐसा ही फॉर्म मिलेगा v0 × sin ωt + 5, जो कि v0 हमारा क्या हो जाएगा v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos 5 का रूट अंडर, ठीक है। v0 हमारा क्या आ जाएगा रूट अंडर v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos 5। ओके, तो अभी क्या आ रहा है ये हमारा साइन का ही फॉर्मूला है ना, साइनोसॉइडल का ही फॉर्मूला है। फ्रीक्वेंसी क्या है सेम ही है ओमेगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया यहाँ से ए, ठीक है। साइनोसॉइडल ही है लेकिन क्या रहेगा सेम फ्रीक्वेंसी पे रहेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ ऐड की जगह अगर आपको माइनस करने के लिए भी बोलता तो भी सेम चीज़ ही होता।
अब बोल रहा है कि अगर पावर फैक्टर इज हाई द कंज्यूमर मैक्सिमम केवीए डिमांड, ऑप्शन ए इंक्रीज बिकम्स जीरो, ऑप्शन सी कांस्टेंट या डी डिक्रीज। ये आपका 2015 का क्वेश्चन है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पावर फैक्टर हमारा क्या होता है, एक्टिव बाय एपरेंट पावर या किलोवाट बाय केवीए। आपको क्या बोला, पावर फैक्टर इंक्रीज मतलब हाई है, तो पावर फैक्टर अगर आपका हाई है तो केवीए क्या होगा, डिक्रीज ही होगा ना। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका, डी। दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर वो हाई है तो ये क्या होगा, डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 12, द इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ सिंगल फेज सीरीज सर्किट सप्लाई RL लोड फ्रॉम अ साइनोसोडल वोल्टेज सोर्स हैज इन ईच साइकिल। सेम इंस्टेंटेनियस पावर वाला ही कंसेप्ट आ गया। बोलने का मतलब वही अभी जो मैं वेवफॉर्म बढ़ाई थी कि हमारा साइनोसोडल AC है। अब इंस्टेंटेनियस पावर में क्या चल रहा था, ओमेगा चेंज हो रहा था 2 ओमेगा से, तो अब वेवफॉर्म कैसा हो जाएगा, अब वेवफॉर्म हमारा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखो, अब इसमें पावर कितने बार जीरो होगा, पावर 1 2 3 और 4, पावर जीरो हमारा होगा 4 टाइम्स जीरो होगा। ठीक है, निगेटिव पावर कितने बार आएगा, एक बार यहाँ निगेटिव आएगा और एक बार निगेटिव यहाँ आएगा। ठीक है, तो निगेटिव कितने जगह आ रहा है, 2 बार। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन आपका SSC 2013 में पूछा हुआ है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ठीक है, ये हमारा साइनोसोडल वेवफॉर्म था जब सिर्फ हमारा ओमेगा था। अब बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस पावर, तो हमको पता है कि इंस्टेंटेनियस पावर में हमारा क्या होता है, ओमेगा चेंज होता है 2 ओमेगा से। 2 ओमेगा चेंज होने से मतलब बोल रहा है कि ये अब ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अब पावर कितने टाइम्स जीरो हो रहा है, तो एक बार यहाँ पावर जीरो हो रहा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। ठीक है, कितने बार जीरो हो रहा है, 4 टाइम्स जीरो हो रहा है। ठीक, निगेटिव कितने बार आ रहा है, तो एक बार निगेटिव यहाँ आ रहा और एक बार निगेटिव वाला पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है ना, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, निगेटिव हो गया, ये निगेटिव ये निगेटिव तो पॉजिटिव हो गया। तो निगेटिव कितने बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। ठीक है, अगर आपको यही बोल देता कि ओमेगा डैश 3 ओमेगा है तब क्या होता, तब देखो ये हमारा साइनोसोडल वेवफॉर्म था, तो अब वेवफॉर्म ऐसे ड्रॉ होता। ठीक, तब पावर कितने बार जीरो होता है, 1 2 3 4 5 6 बार जीरो होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लोड पावर फैक्टर ऑफ 0.95 लैगिंग प्लस रिएक्टिव डिमांड ऑफ, आपको पावर फैक्टर दिया हुआ है और ऑप्शन दिया हुआ है आपका कि KVA बाई किलोवाट के फॉर्म में। ठीक है, बार बाई किलोवाट के फॉर्म में। ठीक, ये आपका 2007 का क्वेश्चन है। तो cos फाई दिया हुआ है 0.95, आप एंगल निकालो तो एंगल यहाँ से कितना आ जाएगा, 18। अब इस एंगल को आप 10 फाई में पुट करो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0.33। और हमको पता है कि जो KVAR बाई किलोवाट हमारा 10 फाई होता है, तो कितना हो गया हमारा 0.33 KVAR बाई किलोवाट। तो ये हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है सी। Question number 14. For the figure shown below, the power consumed in the load is 345 watt. What is the value of line current I in ampere? ऑप्शन ए 0.5, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 1.5, ऑप्शन डी 2। ये आपका 2019 का क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या है, 200 हमारा क्या है, ये लाइन से लाइन का वोल्टेज है। ठीक है, जो क्वेश्चन हमारा वोल्टेज दिया हुआ है ये लाइन टू लाइन है। निकालना क्या बोल रहा है, हमको करंट बोल रहा है। तो जैसा कि हमको पता है ये लाइन वोल्टेज है 200, करंट निकालने के लिए बोल रहा है। पावर दिया हुआ है 345 वाट। ठीक, तो 3 फेज पावर क्या होता है, √3 VL IL cos फाई। अगर लाइन में बात करोगे तो √3 VL IL cos फाई। ठीक है, रजिस्टेंस है तो रजिस्टेंस का पावर फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। 1 क्यों होता है, क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों एक ही फेज में होता है, तो फेज डिफरेंस क्या होगा, 0। तो cos 0 क्या होता है हमारा, 1 होता है। तो अब IL निकालो, तब यही वाला इक्वेशन से IL क्या हो जाएगा हमारा, पावर बाई √3 VL। तो यहाँ से हमारा IL कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है, बी। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15. What will be the total active power in kilowatt consumed by delta connected? डेल्टा है ना, लाइन वोल्टेज आपको दिया हुआ है 230 वोल्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फेज करंट व्हेन द वैल्यू ऑफ फेज करंट इज 30 एम्पियर
एंड करेंट लैग द वोल्टेज बाय 45 डिग्री। ऑप्शन 10.25, बी 12.26, सी 14.63, डी 16.46। ठीक है, पावर निकालने आपको बोल रहा है, ये 2018 का क्वेश्चन है। तो डेल्टा, डेल्टा में हमारा क्या होता है, वोल्टेज और करंट का रिलेशन पता होगा। वोल्टेज क्या होता है हमारा, वोल्टेज होता है, ठीक है। तो हमारा डेल्टा में वोल्टेज क्या होता है, लाइन इक्वल टू फेज होता है, और करंट हमारा क्या होता है, आई एल बाय √3 आई फेज होता है। ओके, तो हम ये पावर का फॉर्मूला यूज़ किए, 3 वी फेज आई फेज कॉस फाई। हम लोग √3 वी एल आई एल कॉस फाई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन में दोनों फेज का ही वैल्यू है, तो हम क्यों √3 वाला यूज़ करके कैलकुलेशन को हम बड़ा करें। ठीक है, तो वी फेज, तो हमारा ये दिया हुआ लाइन वोल्टेज है, लेकिन हमको पता है डेल्टा में लाइन इक्वल टू फेज होता है, तो ये क्या होगा हमारा 230, करेंट फेज ही दिया हुआ है 30, और ये हमारा हो जाएगा कॉस 45। 45 कहाँ से है, हमारा एंगल है वोल्टेज और करंट का, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा 14.63, जो कि आप ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the apparent power of three-phase star connected system having phase voltage of 254.05 volt or line current is 10 ampere and the phase difference between voltage and current is 45 degree? Option is 5.4 kilowatt, option B 5.4 kVA, option C 7.62 kilowatt, ऑप्शन डी 7.62 kVA। आप यहाँ देख रहे हो यूनिट दो दिया हुआ है, जब बोला ही दिया है एपरेंट पावर निकालना, तो एपरेंट पावर का यूनिट क्या होता है, केवीए। तो ए और सी तो यहाँ से ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब हम बी और डी में देखेंगे क्या आंसर आएगा। ये भी 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, दिया हुआ क्या हमारा स्टार कनेक्शन दिया हुआ है, तो हम एपरेंट पावर का फॉर्मूला यूज़ कर लिए 3 वी फेज आई फेज। ठीक है, अब क्या था क्वेश्चन में दिया हुआ हमारा फेज वोल्टेज ये 254.05, लेकिन दिया हुआ है करेंट लाइन, तो हम स्टार में जानते हैं कि लाइन करंट क्या होता है हमारा, आई एल इक्वल टू फेज ही होता है, तो हम डायरेक्ट 10 पुट कर दिए, तो यहाँ से आपको आंसर आ गया 7.62 kVA, हमारा ऑप्शन डी। ओके, तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आपके 3 फेज से भी आएंगे, बहुत इजी रहेंगे, बस आपको फॉर्मूला और लाइन फेज और फेज लाइन और स्टार डेल्टा का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि लाइन और फेज में रिलेशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, what is the reactive power of 3-phase delta connected system having line voltage 200 volt और line current 80 एम्पियर और एंगल दिया हुआ है 36.87। ठीक है, अब इसमें भी देखो किलोवाट केवीआर में दिया हुआ है, लेकिन हमको क्या बोला रिएक्टिव पावर निकालना, तो रिएक्टिव पावर का यूनिट क्या होता है, केवीआर, तो ये ए और सी तो ऐसे चला जाएगा, आएगा जो भी आंसर बी और डी में आएगा। ठीक है, ये भी 2018 का एक क्वेश्चन है। तब रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला हमको पता है √3 वी एल आई एल साइन फाई। ठीक है, दिया हुआ क्या है, डेल्टा कनेक्टेड दिया हुआ है, तो डेल्टा में हमारा वी एल इक्वल टू क्या होता है, वी फेज होता है, और करेंट आई एल इक्वल टू हमारा क्या होता है, √3 आई फेज होता है। क्वेश्चन में जब लाइन ही करंट दिया हुआ तो हम फेज का फॉर्मूला क्यों यूज़ करें, हम डायरेक्ट √3 वी एल आई एल साइन फाई का यूज़ कर लिए। वी एल हमारा है 200 और आई एल है हमारा 80, तो यहाँ जब आप पुट करोगे वैल्यू तो आपको आ जाएगा 16.627, जो कि है हमारा ऑप्शन बी। ओके, लास्ट क्वेश्चन 18, 3 equal impedance are first connected in delta across a three-phase balance supply. If the same impedance connected in star across the same supply, तो चेंज क्या होगा, फेज करेंट विल बी 1/3 of previous value, line current will be 1/3 of previous value, option C power consumed will be 1/3 of previous value, या ऑप्शन डी power consumed will be 3 of the previous value। ये आपका 2018 का एक क्वेश्चन है। ठीक, तो जैसा कि ये डेल्टा वाला मैंने डेल्टा का ये जो पावर का फॉर्मूला है ये मैं पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, और इससे एक सेम इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने वहाँ सॉल्व किया हुआ है, कि जैसे कि इसमें अब पूछ रहा है कि चेंज क्या होगा, और उसमें परसेंटेज चेंज पूछा हुआ था। ठीक है, तो अब हम डेल्टा में पावर जनरली हम जानते हैं कि क्या होता है 3 वी फेज स्क्वायर बाय जेड। ठीक है, वोल्टेज और फेज और लाइन का वोल्टेज डेल्टा में लाइन और वोल्टेज का रिलेशन क्या होता है, इक्वल होता है, तो हमारा यही पावर आ जाएगा।
अब हम स्टार में बात करेंगे, जब स्टार कनेक्ट होगा तो 3 इंटू वी फेज का स्क्वायर जेड ही होगा, लेकिन हमारा स्टार में क्या होता है, वी फेज इक्वल टू वी एल बाई रूट 3, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दिए, तो यहाँ से क्या आ गया, वी एल का स्क्वायर बाई जेड। जब ये दोनों इसको और इसको कंपेयर करोगे तो आपको ये रिलेशन आएगा, तो क्या हो जाएगा इससे आंसर 1/3 पावर कंज्यूम विल बी 1/3 ऑफ प्रीवियस वैल्यू, ऑप्शन सी। तो इस चीज़ को आप बाय थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि जब हम पावर, अगर डेल्टा को हम स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारा पावर कितने से चेंज होगा, 1/3 से चेंज होगा। ओके, होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।